Ready? नमस्कार। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्व मानचित्रावली के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के बारे में। इस मैपिंग कक्षा के अंतर्गत हम विश्व के सभी मानचित्रों का अध्ययन करेंगे, सभी कॉन्टिनेंट्स का अध्ययन करेंगे, सभी ओशियन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक नक्शे के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्तरी अमेरिका के देश और उनकी राजधानियां और इसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका के विश्व में क्या स्थिति है और इसके चारों ओर की किस प्रकार की सागरीय सीमाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो उससे पहले हम एक बार विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन कौन से महासागर है। तो इस सामान्य जानकारी के बाद हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप यानी कि प्राकृतिक मैप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप है। तो ये एक सामान्य परिचय होता है जिसके बारे में सामान्यतः सभी लोगों को जानकारी रहती है। जैसे इस पूरे लैंड पार्ट को देखेंगे तो इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहला हम यहां पर महाद्वीप स्टडी करेंगे तो वो होगा हमारा उत्तरी अमेरिका, और इसी क्रम में हम स्टडी भी करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में जाते हैं तो हमें मिलता है दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में ही क्या लगा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मिलता है। और दक्षिणी अमेरिका के इस साइड जाएंगे तो यहां पर हमें अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति मिलती है। अफ्रीका के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यूरोप और एशिया पूरा एक ही लैंड पर है। इस वाले पार्ट को कहा जाता है एशिया और इस वाली स्थिति को कहा जाता है यूरोप। तो यहां पर हमें मिल गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, उसके बाद यूरोप और यूरोप के साथ ही एशिया। बोलते समय ये ध्यान में रखना है कि हमें एक क्रम में ही सभी महाद्वीपों को बताना है। ऐसा नहीं कि हम उत्तरी अमेरिका बोलें फिर एशिया बोल दें, उसके बाद साउथ अमेरिका जाएं फिर यूरोप जाएं। तो ये एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस नहीं होता है। आप किसी एक सीक्वेंस में ही स्टडी करेंगे तो और दिखना चाहिए, साथ के साथ हमें ये दिखना चाहिए कि हम किस कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका बोल सकते हैं, फिर आप अफ्रीका बोल सकते हैं, अफ्रीका के आप यूरोप, यूरोप के बाद आप एशिया के बारे में। तो यूरोप और एशिया एक साथ आपको याद रखना है। और इसी के नीचे यूरोप एशिया के नीचे इस साइड आप जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया, इसे ओशिनिया के नाम से भी हम पढ़ते हैं। तो ओशिनिया महाद्वीप ही बोला जाता है। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, ओशिनिया या ओशिनिया महाद्वीप मिलता है, जिसे मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जान लिया जाता है। तो और इसके बाद सबसे लास्ट में नीचे जो मिलता है उसको कहते हैं अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप। तो एक लास्ट मिलेगा जिसको कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका महाद्वीप, चौथा यूरोप महाद्वीप, पांचवा एशिया हो गया, छठवां ओशिनिया हो गया और सातवां महाद्वीप हमें मिलता है जिसको कहते हैं अंटार्कटिका। तो इस तरीके से हमें 7 महाद्वीप मिलते हैं। 8वें महाद्वीप का अभी एक खोज के जरिए बताया जाता है कि जीलैंडिया के नाम से एक नया महाद्वीप की खोज की गई। तो अभी अस्तित्व में नहीं है, तो केवल अभी 7 तक आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से महासागर है। तो पहले आपको पूरे के पूरे महाद्वीप क्लियर होनी चाहिए। महाद्वीप के बाद आपको महासागरों के बारे में क्लियर होना चाहिए। महासागरों की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हमें मिल जाता है जिसको कहते हैं प्रशांत। तो प्रशांत महासागर की स्थिति आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर के इस साइड जाएंगे तो अटलांटिक महासागर की स्थिति याद रखना है। तो पहले मिलेगा इस साइड से जाएंगे तो प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के बाद जाएंगे तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से इधर बढ़ते हैं तो अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मिलता है वो है हमारे ही देश पर बना हुआ हिंद महासागर। और इसके बाद जाते हैं तो फिर हमें यहां पर मिलती है स्थिति किसकी, प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर स्थिति मिलती है हमें आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से आपको महासागरों के बारे में याद रखना है। तो यहां पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर प्रशांत महासागर और ऊपर मिलेगा आपको आर्कटिक महासागर। और एक महासागर हम और अध्ययन कर लेते हैं, यहां पर आपको अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों पर मिलता है अंटार्कटिका के ऊपर ही, जिसको दक्षिणी महासागर के नाम से भी
जाना जाता, तो एक हिस्सा मिलता है जिसको क्या कहेंगे, दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाएगा। तो पहले तो आपको महाद्वीप और महासागरों की स्थिति के बारे में क्लियर करना है कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो एक लिस्ट में याद रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका। महासागर पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो कितने महासागर हो गए, तो पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, चौथा हिंद महासागर और पांचवा दक्षिणी महासागर। छठवां यहां पर इसको नहीं मानेंगे। तो ये प्रशांत और ये वाला प्रशांत एक ही महासागर है। इसकी स्थिति हमें फ्लैट मैप में दो जगह दिखाई देती है। तो हर महाद्वीप और महासागर के बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि अगर हम उत्तरी अमेरिका में जाते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो पश्चिमी सीमा है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी सीमा किस महासागर को टच करती है, तो प्रशांत महासागर को टच करती है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर को टच करती है और इस महाद्वीप की पूर्वी सीमा, ये पूर्वी सीमा हो जाएगी, और साउथ अमेरिका की भी पूर्वी सीमा, तो ये किसे टच करती है, अटलांटिक महासागर को स्पर्श करती है। तो हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की जो उत्तरी सीमा है ये आर्कटिक को भी टच करेगी, तो ऊपर आर्कटिक का भी भाग यहां पर हमें मिल जाता है। ऐसे ही यूरोप महाद्वीप की जो सीमा है वो अटलांटिक महासागर को टच करती है। अफ्रीका महाद्वीप की जो पश्चिमी सीमा है वो अटलांटिक महासागर को टच करेगी और पूर्वी सीमा हिंद महासागर को टच करेगी। एशिया की दक्षिणी सीमा हिंद महासागर को टच करेगी और पूर्वी सीमा प्रशांत महासागर को स्पर्श करेगी। तो ये थोड़ा सा हमें एक राउंड फिगर स्टडी याद रखना है कि किस महाद्वीप की सीमाएं किसे स्पर्श करती है। तो कई बार महासागरों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस तरीके से महासागरों से क्वेश्चन आता है, तो यहां पर हम याद रखेंगे कि अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा पर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की पश्चिमी सीमा पर अगर प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर की ये जो सीमा आएगी उसे कहा जाएगा पूर्वी सीमा। तो प्रशांत महासागर की कौन सी सीमा कहलाएगी, पूर्वी सीमा। तो याद रखना सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट कि अगर महाद्वीप की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पूछी जाती है तो महासागर की वो अपोजिट सीमा होगी। जैसे आ जाए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की सीमा प्रशांत महासागर के किस तट को टच करती है, तो हम कहेंगे प्रशांत महासागर के पूर्वी तट को स्पर्श करती है। उसी प्रकार से एशिया महाद्वीप की जो पूर्वी सीमा है, एशिया महाद्वीप की जो पूर्वी सीमा है वो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट को स्पर्श करती है। तो यहां पूरब है तो प्रशांत महासागर का क्या हो जाएगा, यहां पर पश्चिमी तट आ जाएगा। ऐसे ही अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर की पश्चिमी सीमा को टच करती हैं। यूरोप और एशिया की पूर्वी सीमाएं अटलांटिक महासागर की पश्चिमी सीमा को टच करते हैं। तो ये थोड़ा समय याद रखना है कि कौन से महासागर की सीमा है और कौन से महाद्वीप की सीमा स्पर्श करती है। तो आपको महाद्वीप का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर हम महाद्वीप का कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो हमें महासागर का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से याद हो जाता है। जैसे यहां पर आप देखें, तो अगर हम यहां पर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे देखो, जैसे हमने यहां पर देखा कि ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही साउथ अमेरिका है। तो ये दोनों महाद्वीपों की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो इनकी ये पश्चिमी सीमा कहलाएगी और ये भी इसकी पश्चिमी सीमा कहलाएगी। तो नॉर्थ अमेरिका की पश्चिमी सीमा, ये नॉर्थ अमेरिका की पश्चिमी सीमा, और इस साइड जो महासागर आएगा वो होगा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की इधर से जो सीमा आएगी, तो प्रशांत महासागर की जो सीमा आएगी वो कौन सी होगी, आपकी पूर्वी सीमा। तो अगर किसी महाद्वीप की पश्चिमी सीमा आती है तो वो महासागर की अपोजिट सीमा कहलाती है। जैसे यहां पर देखें तो नॉर्थ अमेरिका की ये पूर्वी सीमा है,
साउथ अमेरिका की पूर्वी सीमा है। तो इस साइड जो महासागर आता है उसको क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। इसे क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? अटलांटिक महासागर। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की पूर्वी सीमा किसे टच करती हैं? अटलांटिक महासागर को। लेकिन हम याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर के जो डायरेक्शन है वो कौन सा आएंगे? पश्चिम। तो अगर अमेरिका और साउथ अमेरिका की पूर्वी सीमा है तो अटलांटिक महासागर की क्या कहलाएगी? पश्चिमी सीमा कहलाएगी। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो सेम चीज यहां पर आती है। तो अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पश्चिमी सीमा है तो अटलांटिक महासागर की कौन सी सीमा होगी? ये पश्चिम ही लिखना है, यहां पर भी पश्चिमी सीमा, यहां पर भी पश्चिमी सीमा। तो ये अटलांटिक महासागर की पूर्वी सीमा आ जाएगी। तो अफ्रीका से टच करेगी अटलांटिक महासागर की पूर्वी सीमा। ऐसे यहां पर यूरोप की स्थिति हमें मिलती है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट की कौन सी स्थिति है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट की बताएं तो यूरोप कॉन्टिनेंट की ये पश्चिमी स्थिति है। तो इधर से कौन आएगा? अटलांटिक। तो अटलांटिक की कौन सी सीमा होगी? पूर्वी सीमा। तो महाद्वीप की सीमा से महासागर की सीमा जस्ट अपोजिट स्पर्श करती है। इधर आप आगे बढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप हमें मिल जाता है इसी की सीमा के साथ जुड़ा हुआ। तो एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया की कौन सी सीमा है? तो एशिया की ये पूर्वी सीमा आएगी। तो इस साइड है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की कौन सी सीमा आएगी? तो हम कहेंगे पश्चिमी सीमा आएगी। तो यहां पर अगर आपको ओवरऑल अटलांटिक महासागर पर क्वेश्चन आए कि अटलांटिक महासागर किसके बीच में है, तो केवल अगर अटलांटिक महासागर का क्वेश्चन आता है कि अटलांटिक महासागर किसके बीच में है, तो अटलांटिक महासागर की स्थिति आपको इस तरीके से मिलेगी। तो अगर हम इसको अटलांटिक महासागर मान लें तो थोड़ा सा महासागर के बारे में जान लेते हैं। तो अगर अटलांटिक महासागर इस तरीके से है तो अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा कहलाएगा आपका पश्चिम। तो ये अटलांटिक महासागर का कहलाएगा पूर्व। तो अटलांटिक महासागर के पूर्व में यहां पर आएगा कौन सा? यूरोप महाद्वीप। और यहां पर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप की और अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी सीमा है? ये पश्चिमी सीमा हो जाएगी। तो यूरोप और अफ्रीका की पश्चिमी सीमा पर अटलांटिक महासागर की पूर्वी सीमा मिलती है। और अगर ये अटलांटिक महासागर की पश्चिमी सीमा है तो यहां पर आएंगे दो महाद्वीप आपके, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। तो इनकी कौन सी सीमा होगी? पूर्वी सीमा। तो हम कह सकते हैं कि अटलांटिक जो महासागर है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में घिरा हुआ महासागर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी सीमा के बीच में आता है, यूरोप और एशिया अफ्रीका महाद्वीप की पश्चिमी सीमा के मध्य स्थित है। ये तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम प्रशांत महासागर की स्टडी करते हैं इसमें कहां गायब हो गया? ये बनाया था, ये है। देखो, अगर हम प्रशांत महासागर की स्टडी करते हैं तो इस साइड आपको प्रशांत महासागर मिलेगा, इस साइड भी हमें प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर आपको दो तरफ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम प्रशांत महासागर को सेंटर में लेकर आते हैं तो इसके दोनों ओर किन महाद्वीपों की स्थिति हमें मिलेगी? तो समझे जरा, इसके दोनों ओर कौन से महाद्वीप मिलेंगे? देखो, तो अगर हम प्रशांत महासागर को सेंटर में ले लें, मान लेते हैं कि ये पूरे का पूरा प्रशांत महासागर हमने ले लिया। अभी तक देखो, अभी तक के मैप में हम जो प्रशांत महासागर को पढ़ते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहां पर आ जाता है एशिया। तो एशिया के इधर पैसिफिक ओशियन है और इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इधर पैसिफिक ओशियन है। तो एशिया के इधर पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के इधर भी पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन हमें फ्लैट में दो तरफ दिखाई देता है। अगर हम पैसिफिक ओशियन को सेंटर में लेकर आते हैं तो यहां पर हमें किन महाद्वीपों की स्थिति मिलेगी उसको एक बार समझें। तो इसको अगर मैं सेंटर में ले जाने का प्रयास करूं तो यहां पर आपका बनेगा सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का मैप, और नॉर्थ अमेरिका के मैप के साथ ही यहां पर जुड़ा होगा आपका साउथ अमेरिका का मैप। तो यहां पर हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। एटलस को साथ में रखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। यहां पर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका।
तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहां से समझो। तो एक चीज यहां पर समझो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा, ये कौन सी सीमा है? पश्चिमी। तो पश्चिमी सीमा पर क्या स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा पर प्रशांत महासागर है। तो आप इसको यहां पर समझे। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की पश्चिमी सीमा। ये हो गया साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका की पश्चिमी सीमा। तो इसका मतलब इस साइड कौन सा महासागर होगा? तो हम कहेंगे प्रशांत महासागर होगा। तो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला एरिया है, तो इसको हम यहां से कट करेंगे तो ये मैप आपका यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद इस एरिया को जब हम शो करते हैं तो इसको किस तरीके से शो किया जाता है? तो यहां पर आपकी सीमा आ जाएगी एशिया की। तो ये एशिया महाद्वीप यहां पर आ जाता है, पूरा एशिया मान लेते, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो इस साइड हो गया आपका एशिया। तो एशिया महाद्वीप की कौन सी सीमा है? तो एशिया की कौन सी सीमा है? पूर्वी सीमा। तो एशिया महाद्वीप की पूर्वी सीमा आती है। तो एशिया की कौन सी सीमा आएगी? पूर्वी। तो यहां पर भी क्या आएगा आपका? प्रशांत महासागर। तो अब आप देखेंगे प्रशांत महासागर पूरी तरीके से क्या हो गया? एक सेंटर में आ जाता है। तो आधा प्रशांत महासागर जो यहां पर था, जो आधा था, उसको हम पूरा सेंटर में ले जा सकते हैं। तो इस साइड के प्रशांत महासागर की सीमा जो होगी वो आपकी पूर्वी सीमा होगी। इस साइड जो प्रशांत महासागर की सीमा होगी वो पश्चिमी सीमा होगी। तो प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा, तो प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा एशिया महाद्वीप की पूर्वी सीमा को टच करती है और प्रशांत महासागर की पूर्वी सीमा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन। इस साइड आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका और इस साइड आ जाएगा साउथ अमेरिका। तो ये दोनों महाद्वीपों की कौन सी सीमा होगी? पश्चिमी सीमा। ठीक है। उसी प्रकार यहां पर जाएंगे तो इस साइड से आ जाएगा आपका एशिया, मुख्यतः एशिया, और ऑस्ट्रेलिया का सीमा आती है यहां से ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों महाद्वीपों की ये कौन सी सीमा होगी? तो ये पूर्वी सीमा आ जाएगी। तो अब ये पैसिफिक है, तो पैसिफिक के दो पार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका पूर्वी भाग कहलाएगा और ये आपका पश्चिमी भाग। इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक बार आपको एटलस के साथ एक सामान्य स्टडी कर लेना है महाद्वीपों की। पहले पूरे के पूरे 7 महाद्वीप आपको याद होने चाहिए, उसके साथ 5 महासागर आपको याद रखने हैं। फिर महासागर और महाद्वीपों की सीमाएं किस तरीके से एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। तो इतना अध्ययन आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम विश्व के महाद्वीपों की स्टडी करते हैं तो इस महाद्वीपों के बीच में कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो हमें याद रखनी होती है। जैसे यहां से आप देखेंगे तो विश्व को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो यहां से एक रेखा गुजर जाती है जिसको कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, जो महाद्वीप को दक्षिण का हिस्सा भी नीचे दिखाया नहीं गया है, पूरा मैप में कट गया है, अंटार्कटिका वगैरह आ जाएगा। तो ये समान 2 पार्ट में आपको दिखाई देगा। तो 0 डिग्री से ऊपर का जो महाद्वीप है वो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, 0 डिग्री के जो नीचे के महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। और इसके अलावा एक और अन्य प्रमुख रेखा होती है जो लगभग यहां से गुजरेगी। इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। तो क्या कहा जाता है इसको? कर्क रेखा। तो एक आपको कर्क रेखा के ऊपर टारगेट करना है और इसी के नीचे से लगभग यहां से होकर गुजर जाती है एक रेखा जिसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये रेखाओं के आधार पर हम आपको स्टडी करवाएंगे और साथ में बताएंगे कि किस किस देश से कौन कौन सी रेखा होकर गुजर जाती है। तो कॉन्टिनेंट के साथ साथ हम चीजों की स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, देखो अब आगे। तो विश्व के महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन करने के बाद, जैसे कि हमने महाद्वीपों के अंतर्गत हमने देखा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका। महासागरों के अंतर्गत हमने देखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो इन पूरे महाद्वीपों में आज की क्लास में हम केवल आपको स्टडी कराएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले हमें क्या जानने का प्रयास करना है? तो हमें जानना चाहिए कि जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं तो उसकी विश्व स्थिति क्या है, विश्व में उसकी लोकेशन क्या आती है, या उसकी ये कह सकते हैं अक्षांशीय या खगोलीय स्थिति क्या है। तो उसकी खगोलीय स्थिति हमें किस प्रकार से देखने को मिलती है।
तो जब भी हम किसी महाद्वीप की स्टडी करते हैं तो ये देखना होता है कि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की स्टडी करें तो नॉर्थ अमेरिका कहां पर स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो पहली चीज हमें याद रखनी कि दक्षिणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहली चीज है कि नॉर्थ अमेरिका जो हमें मिलेगा वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसकी लोकेशन आ जाएगी। तो नॉर्थ अमेरिका कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो अक्षांशीय स्थिति है वो हमें कहां देखने को मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। तो अक्षांश में अगर हम देखें तो इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है, तो अक्षांशीय स्थिति हमें कहां मिलती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर मिलती है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मिलती है। और अगर हम देशांतरों में बात करें तो यहां से हम 0 डिग्री देशांतर को निकाल सकते हैं, मेरिडियन को। इसके बाद अगर देखें तो ये हिस्सा जो आपका आता है ये पश्चिम का हिस्सा है और ये पूर्व का हिस्सा है। तो अगर आप देशांतर के हिसाब से देखा जाए कि देशांतरी स्थिति क्या है इसकी, तो देशांतरी स्थिति हमें जो मिलेगी वो पश्चिमी गोलार्ध के अंदर मिलेगी। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम कहेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी स्थिति के आधार पर हम कहेंगे कि ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति याद रखेंगे तो महाद्वीप हमारा कहां है, तो हम इस तरीके से यूज नहीं करते कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्धों की संख्या सामान्यतः 4 मानी जाती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम ये शब्द यूज करते हैं कि उत्तरी अमेरिका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या ये कहें कि उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो ये सेंटेंस हमारा सामान्यतः यूज कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली गलत है। तो सही जो शब्द यूज किया जाता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह सेंटेंस हमारा सही होगा। तो सामान्य भाषा में हम दिशा में यूज कर सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, लेकिन हम ये नहीं यूज कर सकते कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो 5वें नाम का कोई भी गोलार्ध नहीं होता है। गोलार्धों की संख्या केवल 4 ही देखने को मिलती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो कोई महाद्वीप या तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा, या फिर कोई महाद्वीप पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होगा या फिर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। तो उत्तरी अमेरिका कहां पर स्थित है, 0 डिग्री के उत्तर में है। इस आधार पर हम कहेंगे कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरी स्थिति में देखा जाए तो यह पश्चिम में आता है, तो इस आधार पर हम कहेंगे यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ओवरऑल उत्तरी अमेरिका उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हुआ यहां तक। अब यहां से कुछ मुख्य रेखाएं मैंने आपको बताई थी। तो विषुवत रेखा इस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरेगी, लेकिन इसके ऊपर एक रेखा होकर गुजरती है जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री की रेखा, जिसको सामान्यतः ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी डिग्री होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये कहां पर स्थित होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इसके दक्षिण में एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, जिसकी डिग्री होती है 23.5 डिग्री साउथ। तो अब अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अमेरिका महाद्वीप से कौन सा, तीनों में से अगर देखा जाए कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो उत्तरी अमेरिका से गुजरता है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा में केवल कर्क रेखा ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। तो यहां पर हमारा केवल कर्क रेखा इससे पास होगी। इसके अलावा 2 लैटिट्यूड हम और स्टडी करते हैं, जैसे यहां पर 66.5 डिग्री पर एक लैटिट्यूड होता है जिसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, और उसी प्रकार 66.5 डिग्री पर एक वृत्त आता है जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसका मतलब है कि 66.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसको अंटार्कटिक वृत्त के नाम से कहा जाता है, वो तो एशिया से गुजरेगी नहीं, सॉरी नॉर्थ अमेरिका से नहीं गुजरेगी, लेकिन 66.5 डिग्री का जो आर्कटिक वृत्त है वो एशिया से, सॉरी उत्तरी अमेरिका से होकर
गुजरता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर याद रखेंगे 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक। तो अमेरिका से केवल दो चीजें निकलेंगी, एक तो 66.5 डिग्री का वृत्त निकल कर जाएगा और दूसरा 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा निकल कर जाएगी। अब ये कहां से निकल कर जाती है इसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक सामान्यतः खगोलीय स्थिति होगी, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन हो गई कि ये कहां पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये विश्व का, अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में 3rd नंबर पर आता है एरिया वाइज में। तो क्षेत्रफल में अगर हम देखा जाए तो क्षेत्रफल में ये कौन से नंबर पर आता है, 3रे नंबर पर। एशिया अफ्रीका के बाद ये 3रे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर हम 4th पोजीशन इसकी देखें तो पॉपुलेशन में, जनसंख्या में इसकी 4th पोजीशन देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 3रा सबसे बड़ा महाद्वीप और जनसंख्या की दृष्टि से 4था सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर हो गया यहां तक। इसके अलावा इस महाद्वीप के अंदर कुछ और चीजें देखें तो इस महाद्वीप के अंदर एक सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मिलती है। तो इस महाद्वीप के अंदर मिलने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत इस क्षेत्र के अंदर मिलने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे नदी पूछा जाए कि इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहां पर प्रवाहित होती है एक नदी जिसको कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी नदी इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी है, सबसे लंबी नदी हमें मिलती है मिसिसिपी। और सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो यहां पर आपको एक झील मिलती है जिसको कहते हैं सुपीरियर। तो सुपीरियर झील इस महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो सुपीरियर झील, सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो मिसिसिपी नदी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो रॉकी पर्वत, और अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो यहां पर मिलता है कनाडा। तो सबसे बड़ा देश कौन सा मिलता है, कनाडा मिलता है। और अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो यहां पर मिलती है माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे लंबी श्रेणी रॉकी पर्वत, सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो सुपीरियर झील, और सबसे बड़ा देश पूछा जाए कनाडा, और सबसे बड़ा अगर हाईएस्ट पीक आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, माउंट मैकिनले यहां पर देखने को मिलता है। और सबसे डीपेस्ट जगह भी यहां पर मिलती है। तो सबसे डीपेस्ट जो जगह मिलती है उसको कहते हैं डेथ वैली, मृत घाटी। तो ये सबसे इसकी नीची जगह भी मिलती है मृत घाटी, डेथ वैली, सबसे लोएस्ट प्लेस भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हमने एक सामान्य इंट्रोडक्शन यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर या इसकी चारों तरफ की आउटलाइन में इसकी वाटर बॉडीज किस तरीके से कनेक्ट होती हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो पहली स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई यहां पर, इसको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड में हम देखें कि इसके चारों ओर की महासागरीय स्थिति किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो हमें इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की जो पश्चिमी सीमा है ये प्रशांत महासागर को स्पर्श करती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पश्चिमी सीमा पर क्या मिलता है, प्रशांत महासागर, सॉरी हाँ ठीक है, प्रशांत महासागर मिलता है। तो उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी सीमा पर हमें क्या मिलता है, प्रशांत महासागर, और इसमें भी उत्तरी प्रशांत महासागर आप याद रख सकते हैं, या नॉर्मली आप प्रशांत महासागर भी लिख सकते हैं। इसकी पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें कि पूर्वी सीमा पर क्या मिलता है, तो पूर्वी सीमा पर मिलता है हमें अटलांटिक महासागर। तो पश्चिमी सीमा पर मिलता है हमें प्रशांत महासागर और पूर्वी सीमा पर मिलता है हमें अटलांटिक महासागर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें चाहो तो आप उत्तरी याद रख सकते हो, नॉर्थ, और यहां पर भी आप चाहो तो नॉर्थ याद रख सकते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर उत्तरी प्रशांत महासागर है और पूर्वी सीमा पर उत्तरी अटलांटिक महासागर हमें मिलता है। इसके अलावा इसकी अगर उत्तरी सीमा की बात की जाए तो यहां पर आपको एक महासागर मिलता है जिसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों और महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप है। तो इसकी उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर से लगी हुई है,
पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर से लगी हुई है और पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। इसके अलावा यहां पर दक्षिणी सीमा में अगर हम जाते हैं कि इसकी दक्षिणी सीमा कहां पर है, तो दक्षिणी सीमा से यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका एक कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं साउथ अमेरिका। तो इसके बिल्कुल दक्षिणी देश, इसके बिल्कुल दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में आपको मिलेगा कौन सा, पनामा देश, और पनामा देश के साथ ही आपका स्टार्ट हो जाता है साउथ अमेरिका। लेकिन इसका दक्षिणी भाग बहुत छोटा है, इसके दोनों तरफ वाटर बॉडीज भी स्पर्श करती हैं, तो यहां पर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का ही भाग इसके दक्षिण में भी स्पर्श करता है। तो ये तो मुख्य जलीय भाग हो गए कि उत्तर में आर्कटिक महासागर याद रख सकते हैं, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में अटलांटिक महासागर। लेकिन इसके चारों ओर कुछ छोटे छोटे सागरीय भाग भी हमें देखने को मिलते हैं कि अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से छोटे छोटे सागरीय भाग हैं। तो यहां पर याद रखेंगे कि इसके अगर हम उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में एक जलीय भाग हमें देखने को मिलता है यहां पर, जिसको कहा जाता है ब्यूफोर्ड सागर। तो इसके उत्तर में एक छोटा सा सागर है जिसको याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, ब्यूफोर्ड सागर। इसके बाद यहां पर जाएंगे तो बफिन की खाड़ी मिल जाती है। इसके बाद यहां जाएंगे तो आपको एक लेब्राडोर सागर मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे सागरी भाग हैं, तो लेब्राडोर सागर मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर जाएंगे तो हमें हडसन की खाड़ी मिल जाती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जलीय भाग मिलेंगे। तो जैसे कनाडा के उत्तर में ब्यूफोर्ड सागर है, कनाडा की सीमा में हडसन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, और इधर अटलांटिक महासागर के बॉर्डर के साथ जाते हैं तो हमें लेब्राडोर सागर मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर देखें तो इसके अलावा यहां पर जाएंगे तो आपको छोटे छोटे सागर और मिल जाएंगे। जैसे यहां पर आपको एक सारगासो करके सागर मिलता है, सारगासो सागर। तो सारगासो सागर की एक विशिष्ट विशेषता हमें देखने को मिलती है कि यह विश्व का एकमात्र महासागर है, या एकमात्र सागर कह सकते हैं कि जिसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है। मतलब इसका जो जलीय भाग है वो किसी भी सागरीय क्षेत्र को या महाद्वीपीय क्षेत्र को स्पर्श नहीं करता। तो ये एक लौता सागर है जिसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं, और इसमें सारगेसम नाम की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिस कारण से इसका नाम सारगेसो रखा गया। और यह विश्व का एक शांत सागर है, मतलब इस सागर के पानी के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता की अगर हम बात करें तो सारगासो सागर के अंदर देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि सर इसकी चारों ओर सीमाएं क्यों स्पर्श नहीं करती, वो मैं आगे जाके डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन एक सामान्य तरीके से यहां पर आप समझ सकते हैं कि इसका कारण है कि इसके चारों ओर कुछ सागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। जैसे इस साइड गल्फ स्ट्रीम की धारा है, कनारी की धारा है, तो चारों ओर सागरीय धाराएं प्रवाहित होने के कारण यह सागर बिल्कुल शांत रहता है और इसका किसी भी स्थलीय भाग के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक कैरिबियन सागर मिल जाएगा। तो इसी के दक्षिण में जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर कैरिबियन सागर। तो यहां पर याद रखना है कैरिबियन सागर। ठीक, और इसके बाद ये यूएस के नीचे ही जाएंगे तो यहां पर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी मिल जाएगी। तो अभी केवल आप ये छोटे छोटे जगहों को याद रखें, मैं इसके बाद आपको आउटलाइन करवाऊंगा। आउटलाइन के अंदर हम टोटल डिटेल से इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, सारी आउटलाइन की डिटेल से स्टडी की जाती है, छोटे मोटे द्वीप, छोटी मोटी खाड़ियां, छोटी मोटी जलसंधियां, हर चीज को डिटेल से किया जाएगा। अभी ओवरऑल हम चारों तरफ का एक ओवरव्यू इस महाद्वीप का स्टार्ट कर रहे हैं, फिर डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। तो मैक्सिको की खाड़ी मिल जाएगा यहां पर दक्षिण में। यहां पर जाते हैं तो एक खाड़ी मिल जाती है जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो एटलस में देखोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसके ऊपर जाते हैं तो यहां पर मिल जाती है हमें अलास्का की खाड़ी। और इसके यहां पर जाते हैं तो एक सागर मिल जाता है जिसको कहते हैं बेरिंग सागर। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो यहीं पर हमें मिल जाता है एक सागर जिसको कहा जाता है बेरिंग सागर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इस महाद्वीप की हमें चारों तरफ की स्थिति क्लियर होती है कि चारों तरफ कौन कौन से महासागरीय भाग हैं, और महासागर के अलावा छोटे छोटे कौन कौन से सागर इस महाद्वीप को कनेक्ट करते हैं।
इसके अलावा यहां पर देखा जाए कि ये महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से कैसे विभाजित होता है उसको समझे जरा। तो जैसे ये बेरिंग को थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको बाद में ऐड कर लेंगे। तो मैं यहां पर साइड में नीचे लिख दे रहा हूं बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग सागर। तो यहां पर क्या है कि जो उत्तरी अमेरिका की, तो यहां पर तो आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर हमारा आ रहा है ये बॉर्डर नॉर्थ अमेरिका का है। अलास्का वाला बेल्ट जो मिलता है, अभी बताएंगे अलास्का क्या होता है। तो ये हमारा अलास्का का बॉर्डर है, ठीक है, यूएस का पार्ट है ये। इसके बाद यहीं से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है अगले महाद्वीप का। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा अगला महाद्वीप यहां पर हमें मिल जाता है। इस महाद्वीप को कहा जाता है एशिया महाद्वीप। तो यहां पर किसकी सीमा स्टार्ट हो जाती है? एशिया महाद्वीप की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो नॉर्थ अमेरिका की पश्चिमी सीमा से ही, अलास्का के बॉर्डर से ही कुछ दूरी पर हमें क्या मिल जाता है? एशिया महाद्वीप की सीमा मिल जाती है, जिसमें रूस का बेल्ट हमें जहां मिलता है। तो यहां पर जो क्षेत्र मिलता है वो किसका मिलता है? रूस का। जैसे अमेरिका में अलास्का का बॉर्डर मिलता है, वहां पर रशिया का बॉर्डर मिलता है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में, तो ये दोनों को जो विभाजित किया जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक यहां पर स्ट्रेट मिलती है, जल संधि मिलती है। इस जल संधि को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। तो क्या कहा जाता है इसको? बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो अभी केवल नाम याद रखें, बाद में स्टेट स्टडी की जाएगी जब हम पूरी स्टेट्स की स्टडी करेंगे। तो अभी केवल महाद्वीप का हम ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से जिस जल संधि से अलग होता है वो है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से विभाजित करती है। इसके अलावा जब हम इस साइड जाते हैं, तो इस साइड जाते हैं तो यहां पर एक बड़ा सा द्वीप हमें मिलता है जिसको ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसको क्या कहा जाता है? ग्रीनलैंड। तो यहां पर हमें मिलता है ग्रीनलैंड, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नूक इसका राजधानी क्षेत्र मिलता है और इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। तो डेनमार्क ने इसके ऊपर अधिकार कर रखा है, किसके ऊपर? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड की जो फिजिकली पोजीशन है, भौतिक रूप से इसकी जो स्थिति मिलती है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर मिलती है। लेकिन इसके ऊपर जो अधिकार है वो एक यूरोपीय देश का है जिसका नाम है डेनमार्क। एक छोटा सा देश है जर्मनी के ऊपर डेनमार्क, जिसने इस देश के या महाद्वीप के या द्वीप के ऊपर अधिकार कर रखा। तो पॉलिटिकली इस पर जो राइट है वो यूरोप का है और फिजिकली ये लोकेटेड है कहां पर? एशिया महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर। इसी ग्रीनलैंड के बाद हम जाते हैं तो यहां से यूरोप की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो यूरोप का एक छोटा सा द्वीप यहां पर मिलता है जिसको कहते हैं आइसलैंड। तो छोटा सा द्वीप है आइसलैंड। रिकजाविक इसकी राजधानी मिलेगी। तो आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, जो एक यूरोपीय देश है, छोटा सा एक द्वीपीय देश है जो यूरोप के अंतर्गत आता है। तो यहां पर कौन सी सीमा है जो इन दोनों को विभाजित करती है? तो यहां पर भी एक जलीय सीमा आती है, इसको कहा जाता है डेनमार्क चैनल, या आप डेनमार्क जल संधि भी याद रख सकते हैं। तो डेनमार्क जल संधि जो हमें यहां पर मिलती है, तो ये डेनमार्क जल संधि क्या करती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से जो अलग होता है वो डेनमार्क के थ्रू अलग होता है या डेनमार्क स्टेट के थ्रू अलग होता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब एशिया से विभाजित होता है तो वो बेरिंग जल संधि के द्वारा विभाजित होता है। तीसरा महाद्वीप ये स्पर्श करता है किसे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। तो दक्षिणी अमेरिका को यहां पर अलग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, यहां पर एक कैनाल मिलती है जिसको कहा जाता है पनामा। तो पनामा नहर इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक विभाजन का कार्य कर सकती है। या पनामा देश मिलता है तो वहीं पर हमें पनामा नहर भी मिल जाती है। तो इस तरीके से हम उत्तरी अमेरिका के तीनों ओर से विभाजन को समझ सकते हैं कि ये तीनों ओर से किस प्रकार से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, एक बार समझ लें। ठीक है, यहां पर ग्रीनलैंड का क्षेत्र आ जाता है। तो बस ये विभाजन याद रखना है कि जब हम यहां से इसे अलग करते हैं, तो यहां से जब हम अलग करते हैं तो यहां से स्टार्ट हो जाता है एशिया। तो इसके इस तरफ क्या मिलता है? एशिया।
और इसके इस तरफ जाते हैं तो यहां पर एक आइसलैंड मिलता है, छोटा सा देश। तो यहां से फिर हमें एक विभाजन रेखा मिल जाती है और दक्षिण में जो यहां से अलग होता है तो इसी के नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से तो कौन इसको विभाजित करता है, तो यहां से जो विभाजन का क्षेत्र है वो पनामा याद रखेंगे, यहां पर जो विभाजन का क्षेत्र है वो डेनमार्क है, डेनमार्क स्ट्रेट है, और यहां पर जो है अलग करने का आधार वो बेरिंग है। तो बस ये तीन चीजें याद रखना है कि ये किस तरीके से तीनों क्षेत्रों से अलग होता है और इसके चारों ओर के जलीय भाग आपको याद रखने हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको बताया था कि इस महाद्वीप से कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। तो ये कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त कहां से होकर गुजरती है, तो अभी मोटा सा याद रख लेना, एक रफ आइडिया। तो इस वृत्त की अगर हम बात करें तो ये वृत्त जो है, ये वृत्त आपका यहां से ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगा और इस तरीके से क्रॉस कर देगा। तो ये वृत्त है कौन सा, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है और 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो मैक्सिको से होकर गुजरती है। तो यहां से लगभग हमें 23.5 डिग्री की, यहां से याद रखेंगे मोटा मोटा, तो मैक्सिको से होकर गुजर जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो ये मैक्सिको का देश है और यहां पर थोड़ा सा बहामास को भी टच करेगी। तो कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो मैक्सिको से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसके चारों ओर कौन कौन से सागरीय भाग हैं, इसके चारों ओर कौन कौन से महासागरीय भाग हैं, ये यूरोप से कैसे विभाजित होता है, एशिया से कैसे विभाजित होता है और साउथ अमेरिका से कैसे विभाजित होता है, आर्कटिक सर्कल कहां से निकलता है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है। इसके बाद इसमें एक लास्ट हम और समझेंगे। तो इस महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो ये एक लास्ट आइडिया हमें इसके अंतर्गत लेना है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो जब इस महाद्वीप की स्टडी की जाती है तो आपने कई बार नाम सुना होगा, ठीक है, जैसे हमने कई बार नाम सुना होता है एंग्लो अमेरिका का नाम। अब एंग्लो अमेरिका में कौन सी कंट्रीज आती हैं, कई बार हमने सुना होता है लैटिन अमेरिका का नाम कि लैटिन अमेरिका में कौन सी देश आते हैं, कई बार हमने मिडिल अमेरिका, कई बार हमने सेंट्रल अमेरिका। तो ये जो हम नाम सुनते हैं कई बार चर्चाओं में हम देखते हैं कि इसमें हम एंग्लो अमेरिका पढ़ते हैं कि एंग्लो अमेरिका में क्या आता है। ठीक है, इसमें हम याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। हमें यहाँ पर यह भी याद रखेंगे कि इसमें जो मिडिल अमेरिका है तो मिडिल अमेरिका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, इनके बारे में भी हम याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका है तो सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक, इसके अलावा लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं। तो इन सारी चीजों का जवाब हमें इसी क्लास के अंदर मिल जाएगा कि ये चार जो टर्म है वो कैसे यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा टोटल जो 23 देश हैं इस महाद्वीप के अंदर, टोटल हमें कितने देश मिलते हैं, 23 देश इस महाद्वीप के अंदर हमें मिलते हैं। इन 23 देशों के अंदर 10 जो देश हैं वो मुख्य भूमि पर हैं। तो इन 23 महाद्वीपों में याद रखना कि जो 10 देश हैं वो मुख्य भूमि वाले देश हैं, मेन लैंड कंट्रीज हैं, मुख्य भूमि पर स्थित हैं या मेन लैंड पर स्थित हैं। और जो 13 देश हमें मिलते हैं वो सारे के सारे द्वीपीय देश हैं। तो इन 23 देशों के अंदर जो हमें मिल रहा है उन 23 देशों में 10 मुख्य भूमि में देश हैं और 13 देश हमारे कैसे हैं, द्वीपीय देश हैं। तो हमें 13 के 13 देशों की पोजीशन को एटलस में समझना है। अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस को साथ में पढ़ते हैं तो चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। हम छोटे से छोटे देश के द्वीप के बारे में भी स्टडी यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 10 जो देश हैं मुख्य भूमि में आते हैं वो कौन कौन से देश आते हैं। देखो, तो मुख्य भूमि के अंदर अगर हम देशों की बात करें तो यहां पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो सबसे पहला देश दिखाई देगा वो है हमारा कनाडा। कनाडा के बाद जो देश दिखाई देगा वो है हमारा यूएसए और यूएस के बाद जो देश दिखाई देगा वो है मैक्सिको। तो यहां पर याद रखना आपको 3 देश दिखाई देते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है,
तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, 3 देशों की पोजीशन यहां पर आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो देश मिलेगा वो कनाडा है, कनाडा के नीचे जो देश मिलेगा वो यूएस है, और यूएस के नीचे जो छोटा सा देश मिलेगा उसको कहा जाता है मेक्सिको। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमें केवल 3 देश बड़ी भूमि पर दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कनाडा का भूमि क्षेत्र मिलता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे यहां पर कौन सा देश मिलेगा हमें, कनाडा, उसके बाद यूएसए, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहां पर, मेक्सिको मिलेगा। तो 3 देश हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। कनाडा की राजधानी पूछी जाती है अक्सर कि कनाडा की राजधानी क्या, जैसे सामान्यतः हम सब लोग जानते भी हैं। इस साइड में आपको मिलेगी जिसकी राजधानी का नाम है ओटावा। तो कनाडा की राजधानी आपको कहां पर मिलेगी, इसके पूर्वी क्षेत्र के अंदर मिलेगी, जिसका नाम क्या है, ओटावा। यूएस की राजधानी पूछी जाती है तो यूएसए की राजधानी भी पूर्वी तट पर मिलती है, जिसको कहा जाता है वॉशिंगटन डीसी। तो हमें केवल राजधानी को रटना ही नहीं है कि हम केवल रट ले, कनाडा, ओटावा हो गया, यूएसए, मेक्सिको, वाशिंगटन डीसी हो गया। तो कम से कम हमें यह पता होना चाहिए, खास तौर पर बड़े देशों के अंदर। छोटा जो देश है उसमें तो प्रॉब्लम आती नहीं है, तो बड़े देशों में हमें खास तौर पर यह याद होना चाहिए कि वो देश की राजधानी किस साइड में स्थित है, खास तौर पर यूएस में। तो यूएसए में हमें खास तौर पर याद होना चाहिए कि जो वाशिंगटन है वो यूएसए के पूर्वी तट पर, यानी कि अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। और मेक्सिको की जो राजधानी मिलती है वो सामान्यतः वैसे ही याद रख सकते हैं। तो मेक्सिको की राजधानी क्या मिलती है हमें, यहां पर कहीं पर भी बना सकते हो इसको, छोटा देश है। तो मेक्सिको की राजधानी क्या मिल जाती है हमें, मेक्सिको सिटी मिल जाती है। तो मेक्सिको की राजधानी सामान्यतः याद हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मेक्सिको सिटी कहा जाता है। अब आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर जो क्षेत्र है ये छूटा हुआ क्षेत्र है। ये जो बेल्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस बेल्ट को सामान्यतः मैंने अभी ब्लैंक रखा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो ये कलर आपको यूएस के कलर की तरह दिखाई देगा। तो यहां तक आपको जो बॉर्डर दिखाई देगा इस तरीके से, ये पूरा का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है अलास्का। तो इस अलास्का की अगर हम बात करें तो इस अलास्का का कलर और यूएसए का कलर आप देखेंगे आपको एक तरीके का दिखाई देता है, यानी कि एक ही प्रकार का दिखाई देता है। तो इसका मतलब है अलास्का की जो फिजिकली बाउंड्री है वो कनाडा के साथ स्पर्श करती है, लेकिन पॉलिटिकली जो इसके ऊपर राइट है वो यूएसए का है। तो अलास्का किसका पार्ट है, कनाडा का पार्ट नहीं, बल्कि ये किसका पार्ट आता है, यूएसए का पार्ट आता है। तो पॉलिटिकल राइट किसका है, यूएसए का, और फिजिकली ये किसके अंतर्गत आता है, कनाडा के पास में। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूएसए, तो ये यूएसए का पार्ट। तो अभी तक केवल हमने 3 देश यहां पर देखे हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। उसी प्रकार यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनलैंड वाला बेल्ट है यहां पर, तो जो ग्रीनलैंड वाला बेल्ट हमें यहां पर दिखाई देता है, तो ये ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। तो जो ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड पर ये भी फिजिकली नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क कहां पर पड़ता है, यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। यहां तक क्लियर हुआ। अब 3 देश तो हमने देख लिए। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नीचे का, इसमें टोटल 7 देश हमें दिखाई देते हैं। तो इस छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर हमें 7 देशों की स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, यहां तक पूरे का पूरा आपका मेक्सिको का ही बॉर्डर है। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें आपको 7 देश दिखाई देंगे। जैसे आप देखेंगे मैं कलर फिल कर रहा हूं, तो एक देश यहां पर दिखाई देता है जिसको जो कहा जाता है बेलीज। बेलीज के बाद देखेंगे, इसके बाद यहां पर एक देश दिखाई देता है जिसको कहा जाता है ग्वाटेमाला, छोटा सा देश है। तो बेलीज, उसके बाद दिखाई देता है हमें ग्वाटेमाला। तो बेलीज, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद जाएंगे तो यहां पर आपको जो देश दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है होंडुरस। तो बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, उसके बाद छोटा सा देश है अल सल्वाडोर। यहां पर अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर के बाद जाएंगे, यहां पर छोटा सा देश है जिसको कहा जाता है निकारागुआ। तो यहां पर मिलेगा आपको निकारागुआ, और निकारागुआ के बाद जाएंगे आपको देश मिलेगा जिसको कहा जाता है कोस्टा रिका। तो ये कोस्टा रिका का बॉर्डर आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो देश दिखाई देता है इसे कहा जाता है पनामा। तो लास्ट जो देश हमें मिलेगा इसको क्या कहा जाता है, पनामा देश। तो इस तरीके से देखेंगे कि इस छोटे से मैप के अंदर आपको 7 देश दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी जूम करके इनको अलग से लिखा दूंगा। तो ये 7 देश जो हमें दिखाई देते हैं ये केवल इतने से क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ठीक है,
तो ये 7 देश, तो टोटल 3 देश ये हो गए, 7 देश ये हो गए, तो टोटल देशों की संख्या में मिलती है 10। अभी ये 7 देश कौन से, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि ये 7 देश कौन कौन से हैं। देखो, तो हमने मुख्य भूमि के अंदर जो देश थे वो देख लिए। अब 7 देशों की बात करेंगे कि 7 देश कौन कौन से हैं। तो मतलब इसके नीचे जो हमने पढ़ा था इस तरीके से, मैक्सिको के बाद तो इस लैंड के अंदर जो हमें 7 देश मिलते हैं वो 7 देश कौन कौन से। तो यहां तक तो हमारी सीमा आती है किसकी, मैक्सिको की। तो मैक्सिको तक हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैक्सिको तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैक्सिको के बाद के जो 7 देश हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है कि मैक्सिको के बाद के 7 देश कौन से। तो आप एटलस ओपन कर लेना, एटलस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यहां तक आपका मैक्सिको। तो इसमें जो सबसे पहला देश हमें यहां पर मिलेगा, यहां पर सबसे पहला देश, इसको कहा जाता है बेलीज। तो एक देश याद रखेंगे बेलीज। बेलीज के बाद यहां पर जाएंगे सेकंड देश जिसको कहा जाता है ग्वाटेमाला। या फिर इस साइड ही लिखते हैं इसको, यहां सही नहीं आएगा। ठीक है, तो सेकंड कंट्री भी यहीं पर लिख लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, ग्वाटेमाला। तो बेलीज के नीचे क्या मिलेगा, ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला के बाद यहां पर थर्ड कंट्री में जाएंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको अल सेल्वाडोर। अल सेल्वाडोर। इसके बाद फोर्थ कंट्री में जाएंगे तो यहां पर जो हमें फोर्थ कंट्री मिलेगी तो वो मिल जाएगी आपको होंडुरस। होंडुरस के बाद जो 5वीं कंट्री में जाएंगे तो ये 5वीं कंट्री जो आपको मिलेगी वो है निकारागुआ। एटलस में देखेंगे एग्जैक्ट पोजीशन पर आपको सारे देश मिल जाएंगे, निकारागुआ। और छठवां जो देश देखेंगे यहां पर वो मिलेगा कोस्टा रिका। और 7वां जो यहां पर देश मिलता है उसे कहा जाता है पनामा। तो इस तरीके से यहां पर हमें टोटल 7 देश मिलते हैं। ऊपर 2 बड़े देश हैं कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। 3 देशों के बाद 7 छोटे देश मिलते हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इनकी कैपिटल्स की अगर हम बात करें कि इन देशों की राजधानी क्या है तो हमें राजधानी भी याद रखना है। कनाडा की राजधानी हमने पढ़ा था ओटावा, यूएस की राजधानी हमने पढ़ा वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। इसके बाद इन देशों की राजधानी की बात करें तो बेलीज की जो राजधानी मिलती है वो है बेलमोपेन। तो बेलीज की राजधानी क्या याद रखेंगे, बेलमोपन। ग्वाटेमाला की राजधानी पूछा जाए तो इसकी राजधानी का नाम है ग्वाटेमाला सिटी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल सिटी शब्द यूज करना है, ग्वाटेमाला सिटी। अब देखो बेलीज में कुछ नहीं करना, तो BEL से इसकी स्पेल स्टार्ट होता है, तो BEL बेलीज, और BEL से बेलमोपन। तो जैसे बेलीज निकलेगा मुंह से तो उसी के प्रोनाउंसिएशन में आप बेलमोपन को याद रख सकते हैं। ग्वाटेमाला में कुछ नहीं करना, तो ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी के नाम से आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही होंडुरस की कैपिटल आपसे पूछी जाएगी तो होंडुरस की राजधानी है टेगुसिगल्पा। तो होंडुरस की राजधानी क्या है, टेगुसिगल्पा। और इधर ये रह गया अल सल्वाडोर की राजधानी की बात करें तो ये भी आसानी से याद हो जाती है। तो अल सल्वाडोर में केवल क्या याद रखना है, सान सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर की जगह केवल आपको सान सल्वाडोर याद रखना। तो जैसे अल सल्वाडोर आएगा तो सान सल्वाडोर हम इजीली याद रखेंगे। और निकारागुआ में भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, लास्ट में गुआ शब्द आता है तो निकारागुआ से याद रख सकते हैं हम मानागुआ। तो निकारागुआ की राजधानी क्या याद रख सकते हैं, मानागुआ। तो निकारागुआ की कैपिटल क्या है, मानागुआ। अब पनामा की कैपिटल की बात करें तो पनामा की कैपिटल क्या नाम मिलता है, पनामा में भी कुछ नहीं करना, पनामा सिटी यूज करेंगे। क्लियर। तो पनामा कैपिटल याद रखनी पड़ेगी, पनामा की कैपिटल पनामा सिटी, निकारागुआ, मानागुआ, अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, ये आसानी से याद हो जाती। बेलीज, BEL से बेलीज आएगा तो बेलीज से बेल मोपन। ग्वाटेमाला में भी कुछ नहीं करना, ग्वाटेमाला सिटी। मैक्सिको में कुछ नहीं करना, मैक्सिको सिटी।
कनाडा की सबको पता रहता ओटावा है, यूएस में वॉशिंगटन सब जानते हैं। तो याद केवल आपको 2 राजधानियां करनी पड़ेंगी। एक तो आपको टेगुसिगल्पा राजधानी याद रखनी पड़ सकती है, ये थोड़ा अजीब है। होंडुरस की राजधानी टेगुसिगल्पा और कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस, ये आपको याद रखना पड़ सकता है। तो सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी, ये 2 टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा ज्यादातर 10 देशों में राजधानियां रिपीट हो जाती हैं, नाम से ही, देश के नाम से राजधानियां रिपीटेशन हो जाता है। तो अभी तक हमने टोटल कितने देश पढ़ लिए? 10 देशों के नाम हमने पढ़ लिए। तो ये 10 देश कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, बेलीज, होंडुरस, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इसके बाद के जो देश आते हैं उनको जरा समझे कि और कौन कौन से देश हैं। तो और देशों की बात करें तो यहां पर जो आपको एक आइलैंड वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, और कुछ डॉट डॉट करके यहां पर दिखाई दे रहा है, ये है हमारे द्वीपीय देश। तो यहां पर एक सागर हमने देखा था, कैरिबियन सागर। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ये जो छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, इसमें देशों की संख्या टोटल मिलती है 13। तो 13 देशों को द्वीपीय देशों के अंदर स्टडी करते हैं, जिनको एंटीलीज के नाम से जाना जाता है, या इनको कैरिबियन कंट्री के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसको एंटीलीज के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ जो द्वीप हैं वो बड़े द्वीप हैं, जिसको ग्रेटर एंटीलीज के नाम से जानते हैं। कुछ छोटे द्वीप हैं जिनको लेजर एंटीलीज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो ग्रुप मिलेगा वो है ग्रेटर और लेजर एंटीलीज का। किस सागर के अंदर मिलेगा? कैरिबियन सागर के अंदर। अब मैं आपको यही ग्रेटर और लेजर एंटीलीज के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो, तो ये हमने देखा था कि ये जो बेल्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी बेल्ट के अंदर ये छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको लेजर एंटीलीज कहते हैं, और जो बड़े बड़े द्वीप दिखाई दे रहे हैं उनको ग्रेटर एंटीलीज के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जूम करके यहां पर समझ सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो मैप दिखाई दे रहा है, ये आपका जो क्षेत्र है इस तरीके से बनेगा, ये पूरे का पूरा मैप यहां से, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा आपका मैप शो हो जाता है ऐसे करके, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका और उसी के साथ लगा हुआ यहां पर साउथ अमेरिका की सीमा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो देश है, ये आपका फ्लोरिडा एक क्षेत्र मिलता है, उसे कहा जाता है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा भी यूएसए का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और इसी फ्लोरिडा के नीचे हमें मिलता है, यहां पर है हमारी मैक्सिको की खाड़ी। तो ये पोजीशन याद होनी चाहिए, पता लगे पढ़ते पढ़ते हमें याद ना रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी की पोजीशन याद रहेगी, और इस साइड जो सागर था वो था कैरिबियन सागर। तो इसी कैरिबियन सागर के अंदर हमें ये द्वीप देखने को मिलते हैं। तो जो बड़े बड़े द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन बड़े द्वीपों को कहा जाता है ग्रेटर एंटीलीज, और ये जो छोटे द्वीपों का समूह दिखाई दे रहा है, जैसे ये छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह आपको दिखाई दे रहा है, इस सारे समूह को कहा जाता है, जिसमें 8 देश आते हैं, इसे कहा जाता है लेजर एंटीलीज। एंटीलीज के छोटे द्वीप यानी कि लेजर एंटीलीज। और ये जो बड़े द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा क्या कहलाता है? ग्रेटर एंटीलीज। अब ग्रेटर एंटीलीज के पहले देश समझते हैं कि ग्रेटर एंटीलीज में कौन कौन से देश आते हैं, उसके बाद इसको और जूम करना पड़ेगा, तब आपके ये सारे देश समझ में आएंगे। तो एटलस के अंदर आपको एक अलग से ग्रेटर और लेजर एंटीलीज का मैप दिया हुआ है, उस मैप के अंदर आप इसको अलग से देख सकते हैं, तो आराम से आपको सारे देश दिखाई देंगे। तो कौन कौन से देश आते हैं देखें जरा। यहां पर कुछ द्वीपों का समूह दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा, यहां पर देखेंगे तो जैसे ये छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट यहां पर दिखा, उसके बाद ये छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा यहां पर दिया हुआ है, ये छोटे छोटे जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं सारे। तो ये जो द्वीपों का छोटा छोटा पार्ट हमें दिखाई देता है, इन सारे द्वीपों को कहा जाता है बहामास। किस नाम से जाना जाता है? बहामास के नाम से, दा बहामास या बहामास के नाम से। तो यहां पर जो पहला देश हमें मिलता है उसे क्या कहा जाता है? बहामास द्वीप समूह। ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, तो इसमें कई आइलैंड्स हमें मिलते हैं। तो खास तौर पर अभी केवल आप बहामास देश याद रखेंगे। तो बहामास देश क्लियर हुआ सभी को। बहामास की जो राजधानी मिलती है वो हमें नसाउ मिलती है, तो बहामास की कैपिटल याद रखेंगे क्या है? नसाउ। तो अभी हमें केवल देशों के ऊपर टारगेट करना है। इसके अलावा फ्लोरिडा के नीचे ही जाएंगे, आपको एक बड़ा सा द्वीप दिखाई दे रहा है, ये वाला द्वीप देखेंगे तो काफी एक लार्ज एरिया में ये द्वीप आपको दिखाई देगा यहां पर। तो ये पूरा जो द्वीपीय स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो द्वीप है, इस द्वीप को कहा जाता है क्यूबा।
तो ये पूरे का पूरा जो द्वीपीय क्षेत्र दिखाई दिया, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्यूबा के नाम से। तो यहां पर नाम लिख लेते हैं इसका। तो इसका नाम क्या है? क्यूबा। और इस क्यूबा की जो राजधानी है वो आपको इसी साइड मिल जाएगी। इस क्यूबा की राजधानी को कहा जाता है हवाना। तो क्यूबा की राजधानी क्या याद रखेंगे? तो क्यूबा इस ग्रेटर एंटीज के अंदर सबसे बड़ा देश है। चीनी का कटोरा वगैरह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये ग्रेटर का सबसे बड़ा द्वीप है, इसे एंटीज का मोती भी कहा जाता है। क्लियर हुआ क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी क्या मिलेगी हमें? हवाना मिलेगी। इसके बाद इसके नीचे एक छोटा सा द्वीप आपको मिलेगा ये। तो इस छोटे से द्वीप को कहा जाता है जमैका। तो क्यूबा के बाद जो दूसरा देश मिलेगा उसका नाम क्या है? जमैका। जमैका की जो राजधानी है वो मिल जाती है किंगस्टन। जमैका की राजधानी क्या मिल जाएगी हमें? किंगस्टन। और इसके बाद इस साइड अगर आप जाते हैं तो यहां पर फिर से आपको एक द्वीप दिखाई देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है द्वीप का, इस द्वीप के अंदर हमें सामान्यतः 2 देश दिखाई देते हैं। इस द्वीप के अंदर कितने देश हैं? तो इसके अंदर 2 देश स्थित हैं। तो इस छोटे से द्वीप के अंदर 2 देशों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। इसमें एक देश है जिसे हैती के नाम से जाना जाता है। तो इस साइड जो देश हमें दिखाई दे रहा है उसे क्या कहा जाता है? हैती। और इस साइड जो दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक या गणराज्य भी लिख सकते हैं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक या डोमिनिकन गणराज्य के नाम से ये छोटा सा देश मिलता है। तो हैती की कैपिटल आपसे अगर पूछी जाए कि हैती की कैपिटल क्या है, तो हैती की कैपिटल हमें मिलती है पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो हैती की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। और डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो सेंटो डोमिंगो। तो सेंटो डोमिंगो इसकी राजधानी हमें मिल जाती है। तो हैती की कैपिटल मिल जाती है पोर्ट ऑफ प्रिंस। और डोमिनिकन रिपब्लिक की जो कैपिटल मिलती है उसको कहते हैं सेंटो डोमिंगो। अब ये जो पूरे का पूरा आप स्टडी करेंगे, एक देखेंगे तो ये पूरे का पूरा एक सिंगल आइलैंड है। तो ये एक आइलैंड पर स्थित है। तो ये पूरा एक द्वीप है। इस एक द्वीप के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से पर 2 देश आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्वीप तो एक है ना, तो द्वीप एक है, कंट्री इसके ऊपर 2 आ रही हैं। तो एक हैती, तो हैती अपने आप में कंप्लीट एक द्वीप नहीं है। और ना ही डोमिनिकन रिपब्लिक एक कंप्लीट द्वीप है, बल्कि ये एक ही द्वीप के 2 हिस्से हैं। पश्चिमी हिस्से पर हैती और पूर्वी हिस्से पर डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, इस द्वीप को कहा जाता है हिस्पेनियोला। तो हिस्पेनियोला द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये द्वीप का नाम क्या याद रखेंगे? हिस्पेनियोला द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर हुआ यहां पर। और यहां पर एक छोटा सा द्वीप और मिलता है जिसे पोर्टो रिको के नाम से जाना जाता है। तो ये एक छोटा सा द्वीप है जिसे क्या कहा जाता है? पोर्टो रिको। और इस पोर्टो रिको की अगर हम बात करें तो पोर्टो रिको पर यूएस का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूएस का अधिकार है। तो ये स्वतंत्र द्वीप नहीं है, बल्कि इसके ऊपर यूएस का अधिकार है। ऐसे यहां पर एक छोटा सा द्वीप मिलता है जिसको कहते हैं केमन। तो केमन पर यूके का अधिकार है। तो ये स्वतंत्र द्वीप नहीं है, ये क्या है? अन्य देश के अधीन द्वीप हैं जिनके ऊपर दूसरे देशों ने अधिकार किया। तो यहां पर 5 देश क्लियर हो गए। बहामास, दूसरा याद रखेंगे क्यूबा, तीसरा जमैका, और चौथा हो जाएगा हैती, और 5वां याद रखेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक। पोर्टो रिको स्वतंत्र देश नहीं है, इसके ऊपर यूएस का अधिकार है। क्लियर हो गया यहां तक। और इसी 5 द्वीपों के बीच में यहां पर कुछ स्ट्रेट हमें जल संधियां दिखाई देती हैं। जैसे कुछ जल संधियों की बात करें तो यहां पर इस जगह पर एक जल संधि दिखाई देती है जिसको कहते हैं फ्लोरिडा। तो इसके बीच में एक जल संधि आपको मिलेगी जिसको क्या कहा जाता है? फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि किसके बीच में है? तो यूएसए के फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में हमें मिलती है फ्लोरिडा जल संधि। तो हम कह सकते हैं क्यूबा फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा यूएसए से विभाजित होता है। और इधर जो देश मिलता है ये मैक्सिको की ही सीमा है। और मैक्सिको में इस तरफ जो हमें विभाजन रेखा मिलती है इसको कहा जाता है युकाटन चैनल। यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? युकाटन चैनल के नाम से
जाना जाता है। तो युकाटन चैनल क्या करता है, क्यूबा को मैक्सिको से विभाजित करता है। तो क्यूबा मैक्सिको से जो विभाजित होता है वो युकाटन चैनल के माध्यम से, क्यूबा अमेरिका से जो विभाजित होता है वो फ्लोरिडा जल संधि के से अलग होता है। इसके अलावा क्यूबा और इस हिस्पेनियोला द्वीप के बीच में, यहां पर इसके बीच में भी एक जल संधि क्षेत्र पाया जाता है। इस जल संधि क्षेत्र को कहा जाता है विंडवर्ड पैसेज। तो विंडवर्ड पैसेज जो हमें मिलता है वो किसके बीच में मिलता है, तो विंडवर्ड पैसेज क्यूबा और हिस्पेनियोला द्वीप के बीच में, या हम कह सकते हैं क्यूबा और हैती के बीच में हमें विंडवर्ड पैसेज मिलता है। और इसके अलावा जब हम डोमिनिकन रिपब्लिक में जाते हैं, मतलब इसी हिस्पेनियोला द्वीप के इस साइड जाते हैं पोर्टो रिका, तो हिस्पेनियोला और पोर्टो रिका के बीच में एक पैसेज मिलता है जिसको मोना पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर मिलता है हमें मोना पैसेज। तो इस तरीके से ये इस द्वीपों के बीच में फंसे हुए 3-4 पैसेज के बारे में भी याद रख सकते हैं। फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा और यूएसए के फ्लोरिडा के बीच में स्थित है। युकाटन चैनल क्यूबा और मैक्सिको के बीच में स्थित है। विंडवर्ड पैसेज क्यूबा और हैती या हिस्पेनियोला के बीच में स्थित है। विंडवर्ड पैसेज हैती और आपका विंडवर्ड पैसेज जो था वो क्यूबा और हैती के बीच में स्थित है, और मोना आपका डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको के बीच में स्थित। ये कहानी हो गई हमारी पूरी ग्रेटर एंटीज की। अब हमें लास्ट जो पढ़ना है वो हमारा बचा हुआ लेजर एंटीज के देश। तो लेजर एंटीज में कौन कौन से देश आते हैं उसको जरा देखें। तो अगर हम लेजर एंटीज के देशों की बात करें कि लेजर में कौन कौन से देश आते हैं, देखो तो ग्रेटर के देश हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे लेजर एंटीज के देश। अब ये लेजर एंटीज की पोजीशन याद रखना, ये पोजीशन हमें कहां मिलेगी। तो पहले तो इसका छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा सा मैप है, और यहां पर जो हमने पढ़े थे वो ग्रेटर एंटीज के द्वीप हमने पढ़े थे। तो ये हिस्सा था ग्रेटर एंटीज का, और इसी के नीचे यहां पर जो छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं उन्हें कहा जाता है लेजर एंटीज के द्वीप, मतलब कैरिबियन सागर के अंदर। ये कौन सा सागर है, पूरे का पूरा कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर के अंदर छोटे छोटे द्वीपों को कहा जाता है लेजर एंटीज। तो इन लेजर एंटीज के अंदर यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ऐसे करके टोटल 8 देश हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां से ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो 8 देशों की स्थिति यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको इसी को जूम करके यहां पर दिखा रहा हूं कि जो 8 देश हैं वो हमें कहां कहां पर देखने को मिलते हैं। आप एटलस के अंदर इसको, आपका जो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है उसके साइड में बॉक्स बना हुआ है, उसी बॉक्स के अंदर आपको लेजर एंटीज के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। और अगर 1-2 पेज पलटेंगे तो वहां पर आपका पूरे का पूरा ग्रेटर एंटीज, लेजर एंटीज को डिटेल से दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहला जो छोटा सा देश मिलता है इसके अंदर, उसको कहा जाता है सेंट किट्स एंड नेविस। तो पहला जो देश मिलता है वो कौन सा है, सेंट किट्स एंड नेविस। और सेंट किट्स एंड नेविस के बाद जाएंगे, यहां पर एक छोटा सा देश और मिलेगा, इसे कहा जाता है एंटीगुआ एंड बरमूडा। एंटीगुआ एंड बरमूडा, एंटीगुआ एंड बरमूडा। इसके बाद जाएंगे, एक छोटा सा द्वीप हमें यहां पर दिखाई देगा, इसके बीच में और छोटे छोटे कई द्वीप हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं, उनके ऊपर देशों का अधिकार है, जैसे वर्जिन आइलैंड, कैस्ट्रिक आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड मिलते हैं। तो अभी मेन देशों की बात करेंगे तो पहला हो गया सेंट किट्स एंड नेविस, दूसरा हो गया एंटीगुआ एंड बरमूडा, तीसरे देश की अगर हम बात करेंगे तो वो मिल जाता है डोमिनिका। डोमिनिका के नीचे जाएंगे तो चौथा देश जो हमें यहां पर मिलता है, इसी के नीचे जाएंगे एक छोटा देश यहां पर मिलेगा चौथे नंबर पर, जिसको कहते हैं सेंट लूसिया। तो चौथा जो देश मिलेगा वो कौन सा, सेंट लूसिया। और इसी क्रम में मिलेगा सेंट किट्स एंड नेविस के बगल में एंटीगुआ एंड बरमूडा। एंटीगुआ एंड बरमूडा के नीचे देखोगे एटलस में तो आपको डोमिनिका मिलेगा, और डोमिनिका के नीचे जाते हैं तो आपको सेंट लूसिया मिल जाएगा। और सेंट लूसिया के बाद अगर आप थोड़ा सा इस साइड जाते हैं तो छोटे छोटे द्वीपों का समूह मिल जाता है 5वें नंबर पर, जिसको कहा जाता है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। और इसके बाद अगर हम साइड में और जाते हैं यहां पर तो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह हमें और मिलेगा यहां पर,
इस तरीके से 6वें नंबर पर याद रखेंगे, इसको कहा जाता है बारबाडोस। तो यहां पर छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम क्या है, बारबाडोस। और इसके नीचे जाएंगे तो 7वें नंबर पर अगर हम पहुंचेंगे तो 7वें नंबर पर यहां पर एक छोटा सा द्वीप दिखाई देगा जिसको कहा जाता है ग्रेनाडा। और ग्रेनाडा के बाद सबसे लास्ट में 8वां जो द्वीप हमें दिखाई देगा, यहां पर छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ 8वां द्वीप जिसको कहते हैं त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एंड टोबैको, त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो टोटल आप देखेंगे यहां पर हमें 8 देश दिखाई देते हैं लेजर एंटीज के अंदर। तो सबसे ऊपर मिलेगा सेंट किट्स एंड नेविस, फिर एंटीगुआ एंड बरमूडा, उसके बाद डोमिनिका, फिर सेंट लूसिया, फिर विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन, उसके बाद ग्रेनाडा, और ग्रेनाडा के बाद मिलता त्रिनिदाद एंड टोबैको। इन देशों में कुछ देशों की राजधानियां लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सेंट किट्स एंड नेविस की जो राजधानी मिलती है, इसकी राजधानी को कहा जाता है बासे तेरे। तो इसकी राजधानी क्या मिलती है, बासे तेरे मिलती है। एंटीगुआ एंड बरमूडा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी सेंट जॉन मिलती है। इसके अलावा डोमिनिका की बात करें तो रोसियो करके इसकी राजधानी मिलती है, रोसायो करके भी लिखा होता है, कई बार रोसियो करके। सेंट लूसिया की बात करें तो कैस्ट्रिस करके इसकी राजधानी मिलेगी। बारबाडोस की जो राजधानी है वो ब्रिज टाउन मिलती है, ब्रिज टाउन। देखो राजधानी अगर नहीं भी याद करो तो एक बार चल जाएगा, लेकिन देश हमें याद होना जरूरी है, पोजीशन याद होना चाहिए। ग्रेनाडा की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी मिल जाती है सेंट जॉर्ज। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना कि क्या सेंट जॉर्ज ही, मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी एक बार आप एक लोग चेक कर लेंगे। वैसे तो सेंट जॉर्ज ही है। त्रिनाड एंड टोबैको की बात करें तो इसकी राजधानी मिलती है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो एक बार एटलस से देखकर सभी की राजधानियों को एक बार देख लेना, हो सकता है कई बार लिखते समय गड़बड़ हो जाता है। और विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मिलती है किंग्स टाउन, किंग्स टाउन। देखो इससे पहले यहां पर हमने एक देश पढ़ा था हैती, तो जो हैती देश हमने पढ़ा था, नहीं हैती नहीं, जमैका। तो जो जमैका देश पढ़ा था, तो जमैका की जो राजधानी हमने पढ़ी थी, तो जमैका की राजधानी का नाम था किंग्सटन। तो जमैका की राजधानी का नाम क्या है, किंग्सटन। तो यहां पर याद रखेंगे कि जमैका की राजधानी किंग्सटन है और त्रिनिदाद एंड टोबैको की राजधानी किंग्स टाउन है। तो किंग्सटन और किंग्स टाउन में एक माइनर सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपके ये ग्रेटर और लेजर एंटीज के प्रमुख देश कंप्लीट होते हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर जो देशों की संख्या है वो टोटल हमने कितने देश कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम कह सकते हैं हमने टोटल 23 देश यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो टोटल 23 देशों को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें एक हमारा क्वेश्चन रह गया था, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो देख सकते हैं कि एंग्लो अमेरिका में कौन देश आते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि सेंट्रल अमेरिका के अंदर या मिडिल अमेरिका पहले लिखेंगे, तो मिडिल अमेरिका के अंदर कौन से देश आते हैं। और थर्ड हमारा सेंट्रल अमेरिका के अंदर कौन से देश आते हैं। और फोर्थ में याद रखेंगे कि इसमें लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका आता है, इसमें मोटा मोटा बता दे रहा हूं। इसमें दो देशों को सामान्यतः शामिल किया जाता है, एक कनाडा को और दूसरा यूएस को। मिडिल अमेरिका के अंदर बात करें तो मैं मोटा मोटा बता दूंगा आपको। तो मैक्सिको से स्टार्ट करके, मैक्सिको से स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिको से लेकर पनामा तक, तो मैक्सिको से लेकर पनामा तक जो टोटल 8 देश हैं वो इसमें आएंगे। और सेंट्रल अमेरिका के अंदर याद रखेंगे तो यहां पर मैक्सिको को शामिल नहीं करेंगे, केवल बेलीज से स्टार्ट करेंगे। तो बेलीज से लेकर पनामा तक जो देश हैं वो है 7। तो इन 7 देशों को कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। और उसके अलावा मैक्सिको से लेकर पनामा तक के पूरे देश, ये 8 देश, और प्लस साउथ अमेरिका के पूरे देश,
साउथ अमेरिका के पूरे देश लगभग 13 से 14 जो देश इसके अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे देशों को हम काउंट कर लें तो कनाडा, यूएसए को छोड़कर बाकी सारे लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इसका एक अलग अलग कंट्रीज में क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के स्थिति, उसके देश और राजधानियों को कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके अंदर फिर से नॉर्थ अमेरिका के, तो पहले हम केवल नॉर्थ अमेरिका की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, इंडस्ट्री, मिनरल्स, XYZ सभी प्रकार की स्टडी हम कॉन्टिनेंट वाइज कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।